बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी कि ट्रंप साहब ने जो कैबिनेट चूज की है उसके हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं और ये वाजे हो रहा है कि भाई उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, ठीक है। और खास करके उनकी फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेके क्या रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिबेट यही है कि क्या ट्रंप जो है वो चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे, क्या वो जो 2020 या उससे पहले के थे जो कि टफ ताल्लुकात थे, या फिर जो है वो कुछ सॉफ्ट लाइन लेंगे चाइना के ऊपर। तो इस चाइना के ऊपर बात की जा रही है। और दूसरा, गजा और इजराइल की जो वॉर है इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, क्योंकि ट्रंप इस प्रॉमिस के साथ आए थे कि वो ये वॉर खत्म करवा देंगे, लेकिन अब जो कैबिनेट पिक कर रहे हैं उससे आइडिया ये हो रहा है कि शायद उनका प्लानिंग कुछ और ही है। और जैसे अभी बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं समझ रहे हैं शायद कि भाई वो तो गजा को ही खत्म करने की, इजराइल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो है वो मामला चल रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने जो कैबिनेट पिक की है उसमें कौन कौन से लोग हैं, और खास करके चाइना को लेके और गजा को लेके जो है हमारा फोकस रहेगा कि भाई ये क्या मामला चल रहे हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें उनकी फॉरेन पॉलिसी का कुछ आइडिया हो जाए। ट्रम्प सिग्नल्स हार्ड लाइन ऑन चाइना एंड सपोर्ट फॉर इजराइल। तो हमें ये नजर आ रहा है कि जो उन्होंने कैबिनेट चूज की है उससे सिग्नल क्या मिल रहे हैं जी, सिग्नल ये मिल रहे हैं कि वो हार्ड लाइन लेने लगे हैं चाइना के ऊपर। यानी 2020 और इससे पहले की जो उनकी पॉलिसीज रही हैं जिसके अंदर उन्होंने टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया था चाइना के ऊपर, ठीक है, अपने जो है ना अमेरिका फर्स्ट के स्लोगन के अंदर कि अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो अब लग रहा है कि दोबारा से शायद ये ट्रेड वॉर जो उस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट की थी अब वो शायद आगे जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से इजराइल की सपोर्ट के लिए भी जो है ये सामने आए हैं, ये उन लोगों को पॉइंट कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कट्टर जो है आप ये कह सकते हैं कि इजराइल की सपोर्ट के अंदर है और वो फलस्तीन के हक में बिल्कुल भी नहीं है। सो इनको देखते हैं। अब सबसे पहले अगर इनकी कैबिनेट की पिकिंग की बात करते हैं तो जो इन्होंने की अपॉइंटमेंट्स की हैं, खास करके हम चाइना के हवाले से सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट की है जी वो की है जॉन रेडक्लिफ की, ठीक है जी। ये जो जॉन रेडक्लिफ हैं बेसिकली ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं, ठीक है जी, जिनको इन्होंने पिक किया। इसका मतलब ये पहले डायरेक्टर रहे हैं नेशनल इंटेलिजेंस के। तो इन्होंने नॉमिनेट किया है सीआईए के लिए, ठीक है जी। इनको इन्होंने सीआईए का हेड बना दिया, जो उनकी एजेंसी है सबसे बड़ी जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। तो इनको इन्होंने अपॉइंट किया और इनका अगर हम स्टैंस देखते हैं जॉन रेडक्लिफ साहब का कि भाई ये किस साइड पे खड़े रहे पहले की गवर्नमेंट के अंदर, या इनका चाइना के हवाले से हम देखते हैं क्या मामला चलते रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बारहा ये बात अमेरिका को बताई कि चाइना जो है वो नंबर 1 दुश्मन है अमेरिका का, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताई है, जब भी इन्हें मौका मिला तो जो इनकी पॉलिसीज रही हैं वो एंटी चाइना रही हैं। और इन्होंने बार बार अमेरिका को ये बताने की कोशिश की कि अब अगर अमेरिका को किसी से कोई थ्रेट है, कोई एक वाहिद मुल्क है तो वो चाइना है, ठीक है। तो चाइना जो है इसको समझते रहे हैं, ये चाइना के बारे में समझते थे कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द अमेरिका टुडे, कि आज सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्या है जी, वो बेसिकली चाइना ही है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना को ये बिल्कुल नापसंद करते हैं और बहुत ही हार्ड लाइन इन्होंने चाइना के ऊपर ली हुई है जो सीआईए के चीफ इन्होंने बनाए हैं। सो ये समझते हैं कि चाइना जो है वो यूएस की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, कि अमेरिका की आज सिक्योरिटी को अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो चाइना को है। सो इससे मैसेज क्या जा रहा है जो इन्होंने इनको पिक किया, तो मैसेज ये जा रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि सीआईए जो अपने ऑपरेशंस हैं जो पहले से चाइना के अगेंस्ट में ही चल रहे थे वो उसी तरह से शायद जारी रखेगी। इससे मैसेज ये जा रहा है। और दूसरा, वो उसका सारा फोकस जो है वो चाइना के ऊपर होगा, चाइना की सिक्योरिटी को लेकर होगा, क्योंकि ये चाइना की मिलिट्री के ऊपर भी बातचीत कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि चाइना को यहां पे टफ टाइम दिया जाएगा और चाइना को काउंटर किया जाएगा स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्री लाइसेंस के तौर पे, चाहे वो इंडिया को यूज करके किया जाए, ठीक है जी। इसी तरह से जो ऑकस का बना हुआ है या क्वाड्स का बना हुआ है, तो पैसिफिक ओशन के अंदर इनकी स्ट्रेटेजी शायद अमेरिका की चेंज नहीं होने लगी बल्कि मजीद सख्त होने जा रही है, इससे ये इंडिकेटर मिल रहा है। और चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं सिक्योरिटी लेवल के ऊपर वो इसी तरह से रहेंगे और इसी तरह से जो है वो अमेरिका की या सीआईए की जो नजर है वो रहेगी चाइना के ऊपर। सो इसका मतलब यह है कि जहां भी चाइना को फायदा होगा, अगर आप इस बात को समझें, तो वहां पे जो है अमेरिका क्या करेगा या सीआईए क्या करेगी, उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एजेंसीज नॉर्मली प्रॉक्सी वॉर करती हैं, डायरेक्ट वॉर वो नहीं करती। अब उसमें अगर हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो आप ये मान लें कि अगर पाकिस्तान से फायदा होता है चाइना को, जाहिर बात है सीपैक के थ्रू हो रहा है, सो इसका मतलब हम ये समझ बैठे हैं कि सीआईए पाकिस्तान में भी ऑपरेट करेगी और हम ये समझ बैठे हैं कि भाई पाकिस्तान को चाइना की तरफ टिल्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये एक
एक बैलेंस अप्रोच नहीं रखने दी जाएगी सीआईए की तरफ से। क्यों? क्योंकि जब ये चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर बात है प्रॉक्सी में सबसे पहले पाकिस्तान को यूज करेंगे। सो पाकिस्तान को ये अपने साथ मिला के रखेंगे और चाइना से दूर ही करेंगे। इससे हमें ये एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है। इससे दूसरा मैसेज ये मिल रहा है कि भाई इंडिया के साथ ये मिलकर काम करेंगे अपने इंटेलिजेंस के अंदर, और इसी तरह से ये मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि क्योंकि इंडिया भी चाइना का मुखालिफ है तो वहां पे उसको भी यूज किया जा सके और रीजन के उन कंट्रीज को मिलिट्री के तौर पे, मिलिट्री सपोर्ट के तौर पे या प्रॉक्सीज के तौर पे यूज करेंगे जो चाइना को नुकसान पहुंचा सके। सबसे पहले हम इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं जी, पीटर हेग्सेथ जो है, इन्होंने जो है इसकी अपॉइंटमेंट की है और ये बेसिकली फॉक्स न्यूज के होस्ट हैं, ठीक है, और यूएस के एक जो है वो रही हैं, यूएस के आर्मी के अंदर जो है इन्होंने एक वेटरन के तौर पे, एक सिपाही के तौर पे अभी कह सकते हैं इन्होंने सर्विसेज दी हैं। तो इनको इन्होंने सिलेक्ट किया है जी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पे। अब ये दूसरी इनकी जो सिलेक्शन है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। तो इनके जो व्यूज हैं चाइना के बारे में वो भी बहुत ही क्रिटिकल हैं। ये भी चाइना को समझते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, खास करके जो उनकी मिलिट्री पावर है टेक्नोलॉजी के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ये समझते हैं कि भाई ये चीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है अमेरिका के लिए और अमेरिका के लिए थ्रेट है। सो दूसरा मैसेज हमें क्या मिल रहा है? दूसरा मैसेज ये मिल रहा है, एक तो सीआईए यानी ऑपरेशन करती रहेगी इसी तरह से। दूसरा मैसेज ये मिल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी वॉर जो स्टार्ट हुई है यूएस के बीच में और चाइना के बीच में, वो भी जारी रहेगी, क्योंकि ये शख्स ये समझता है, ठीक है, कि भाई जो चाइना है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, या टेक्नोलॉजी का समझता है कि भाई टेक्नोलॉजी आने वाले जमाने का गोल्ड है। जैसे यूएस चाइना टेक्नोलॉजी वॉर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से लगी हुई है, जिसमें खास करके चिप को लेके एक वॉर लगी हुई है, सेमीकंडक्टर्स को लेके वॉर लगी हुई है। तो ये वॉर उसी तरह से मजीद आगे चलेगी और चाइना की टेक इंडस्ट्री को बहुत मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिससे इस रीजन के अंदर टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है शायद उसको नुकसान पहुंच सकता है, और वो जो एक बेनिफिट हासिल करना था दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी से शायद वो ना हो सके। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपटीशन लगा रहेगा और यूएस मिलिट्री के ऊपर, चाइना की मिलिट्री के ऊपर भी नजर रखी रहेगी। दूसरी अपॉइंटमेंट से हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी मिशेल वॉट्स की, ठीक है। मिशेल वॉट्स जो है ये फ्लोरिडा से बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया और इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बनाया गया है, ठीक है जी, एनएसए का एडवाइजर बनाया। तो नेशनल सिक्योरिटी का जो एडवाइजर बनाया गया, इनके बारे में भी ये ख्याल है कि ये भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट है चाइना के। इसका मतलब तीसरी अपॉइंटमेंट भी जो सिक्योरिटी को लेके जो ये की जा रही है वो भी चाइना के अगेंस्ट में की जा रही है, और ये भी समझते हैं कि भाई चाइना जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी अमेरिका की बका के लिए वो एक खतरा है। अगर वो बचा रहा, ठीक है, या आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका को खतरा होगा। सो इसका मतलब तीसरा बंदा भी जो अपॉइंट किया गया नेशनल सिक्योरिटी का, वो भी चाइना के अगेंस्ट में। तो ये सब के सब, ये तीनों अपॉइंटमेंट ये बता रही हैं, सीआईए की अपॉइंटमेंट ये बता रही है, डिफेंस के सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट और नेशनल सिक्योरिटी की, कि ये सब मिलके यानी पूरा अमेरिका जो है उसका जो डिफेंस का सिस्टम है, ये सिक्योरिटी जो सिस्टम है अमेरिका का, वो सारा काम करेगा चाइना के अगेंस्ट में। तो चाइना के अगेंस्ट में वो प्रॉक्सीज भी करेगा, चाइना के अगेंस्ट में ट्रेड वॉर भी होगी, चाइना के अगेंस्ट में टेक्नोलॉजी वॉर भी शिद्दत पकड़ेगी आने वाले टाइम के दौरान, ठीक है। और चाइना के दौरान में जाहिर बात है पाकिस्तान भी इस्तेमाल होगा, तो पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया जाएगा इन मामलात के अंदर, और पाकिस्तान में देखा जाएगा जो गवर्नमेंट अमेरिका को सपोर्ट करती है उसी को सपोर्ट किया जाएगा, बल्कि वो जो चाइना की तरफ टिल्ट कर रही है उसको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि चाइना को नुकसान पहुंचाना है। तो ये हमें इससे अंदाजा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और हाई प्रोफाइल जो अपॉइंटमेंट्स है उसमें देखते हैं जी, एल्सा स्ट्रीट फ्रैंक का नाम आता है यहाँ पे। ये यूएस एम्बेसडर जो है वो मार्को रोबियो के लिए रखी गई है, ये भी चाइना के अगेंस्ट में ही है। तो यानी वो कैबिनेट के अंदर लोग पिक कर रहे हैं जो अगेंस्ट या एंटी चाइना है। तो उससे चाइना के खिलाफ जब एक कैबिनेट की मीटिंग बैठा करेगी तो यही नजर आएगा सब चाइना 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 ही करते जा रहे हैं। तो उससे जो है ना एक बहुत ही जो है वो आप कह सकते हैं कि दुनिया का एक नक्शा जो है वो बदलने जा रहा है, एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बात करते हैं जी अ हार्ड लाइन अप्रोच टू ट्रेड एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब आप देख चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई हार्ड लाइन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेड के ऊपर क्या होगा। डिफेंस को लेके तो अमेरिका बिल्कुल वाजे हो चुका है, ट्रंप साहब वाजे हो चुके कि अमेरिका चाइना के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और उसे हर लेवल के ऊपर जो है वो रोका जाएगा। ये हमें नजर आ गया इनके अपॉइंटमेंट से। अब ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो ट्रंप साहब के पिछले दौर में अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी।
ठीक है जी। 2018 के अंदर ट्रेड वॉर जो है वो अमेरिका और चाइना की स्टार्ट हुई और अमेरिका ने जो है वो क्या किया था, हवावे के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई ये क्या कर रही है, ये जासूसी करती है, उसे मुल्क से निकाल दिया। साथ में टैरिफ जो है वो लगा दिया बहुत बड़ा चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक साइड फिर दूसरी साइड, और ये वॉर बढ़ती गई, इसने दुनिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। तो अब इन्होंने जो यहाँ पे जो बंदा चुना है वो है जी रॉबर्ट लाइटजर। ठीक है जी। ये जो रॉबर्ट लाइडर साहब है ये बेसिकली ट्रंप की प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है और इनका जो रोल था वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके था। ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो शेप हुई है उसे शेप करने वाले ये रॉबर्ट साहब हैं। आप ये समझ लें कि जो टैरिफ हुआ या जो पॉलिसीज बनती रही हैं और बहुत ही हालात ट्रेड को लेके खराब रहे हैं वो इन्हीं साहब की कारस्तानी है। अब उन्हें दोबारा जो है वो चुना गया है। ठीक है, जब उन्हें दोबारा चुना गया है तो ये एक और मैसेज है कि भाई ट्रेड वॉर जारी रहेगी। सो सिर्फ जारी नहीं रहेगी, मजीद आगे जाएगी। और वो ये कह चुके हैं कि भाई हम चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है कि अमेरिका के अंदर की प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करेंगे, ना कि हम चाइना की चीप सस्ती प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में आएंगी उनको प्रमोट करेंगे। सो ये उनकी मजबूरी भी है अमेरिका को बिल्ड करने के लिए। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि भाई अब चाइना की और अमेरिका की ट्रेड वॉर बढ़ेगी। सो उससे भी जो है सीपैक, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट था अल्टीमेटली, सो इसका मतलब यह है कि सीपैक को भी ये स्लो डाउन करेंगे मजीद और मजीद, पाकिस्तान को चाइना से दूर लेके इनके जाने की पॉलिसी होगी, इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। इसी तरह से इंडिया के साथ ये ट्रेड करेंगे, इंडिया को आगे लेके जाएंगे चाइना के अगेंस्ट में। ठीक है, इंडोनेशिया या बाकी ममालिक को सपोर्ट करेंगे, लेकिन चाइना को वहां पे ये क्या करेंगे जी, बहुत ज्यादा टारगेट करेंगे और अपने जो एलाइज हैं उनके थ्रू भी ये करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं रॉबर्ट साहब कि चाइना और यूएस जो है इनको डीकपल होना है, ये एक साथ मिल के आगे नहीं चल सकते। क्योंकि चाइना ये कहता है विन विन पॉलिसी, आप भी खाओ हम भी खाएं, लेकिन अमेरिका ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम खाएंगे आपको हम नहीं खाने देंगे, क्योंकि मार्केट दोनों की सेम है ना, साझी मार्केट है। सो इसलिए यहां पे हमें ये मैसेज भी मिल रहा है कि ट्रेड वॉर आगे बढ़ेगी, टैरिफ मजीद लगेंगे चाइनीज गुड्स के ऊपर और ये हालात इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर हमें यह नजर आ रहा है कि भाई जो ताइवान के ऊपर जो स्टैंड लिया हुआ था जो बाइडेन ने, ठीक है, ताइवान के ऊपर जाहिर बात है चाइना अमेरिका का यही स्टैंड है कि भाई ये एक आजाद है, इसको चाइना से आजाद होना चाहिए। और 95% सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रीज हैं, फैब हाउसेस जिन्हें कहते हैं, वो ताइवान के अंदर हैं। तो उसको लेके भी हमें ये मैसेज मिल रहा है कि भाई ये रूबियो साहब की जो अपॉइंटमेंट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से, ये हमें बता रही है कि भाई इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर भी इनकी हार्ड लाइन रहेगी, यानी इनकी जो नई एक और अपॉइंटमेंट है वो भी हार्ड लाइन के ऊपर ही है। और वो अपॉइंटमेंट है जो ऑलरेडी रूबियो साहब जो है वो बयान जारी कर चुके हैं ताइवान के ऊपर अपनी पिछली गवर्नमेंट में कि भाई जो है वो ज्यादती हो रही है चाइना के अंदर, खास करके शिनजिंग जो उनका प्रोविंस है जहां पे मुसलमानों के कंसंट्रेशन कैंप चाइना ने बनाए हुए, जो एक रियलिटी भी है। तो उसको लेके वो काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं चाइना को। तो अब दोबारा जब ताइवान के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर, तो ये मैसेज है कि भाई ताइवान के हालात भी मजीद आगे बढ़ेंगे और चाइना को ताइवान के फ्रंट के ऊपर भी टफ टाइम अमेरिका देगा। ये मैसेज भी हमें मिल रहा है इनकी इस चीज से। द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रम्प्स चाइना पॉलिसी, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसके असरात क्या होंगे जी। चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है वो इसी तरह चलेगी और उनके रिलेशंस जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। टैरिफ हायर होगा जिससे क्या होगा, एशिया के अंदर चाइना की ग्रोथ मुतासिर होगी और इसका असर जो है बाकी ममालिक के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ठीक है, वो बाकी ममालिक के ऊपर भी इसका असर जाहिर बात है पड़ेगा, अगर हम ये देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बात की जा रही है जी एलॉन मस्क को लेकर, और आपको पता है कि भाई 2 दिन से जो है वो डॉग की बात की जा रही है। ठीक है, DOGE, ठीक है, डॉग, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया गया कि जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी के ऊपर काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE का मतलब ये है। ठीक है, और कुत्तों की बहुत सारी मीम्स बनाई जा रही हैं कि भाई जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने दोस्ती यारी निभाते हुए एलॉन मस्क के लिए जो है अलग से वजारत बना दी है एफिशिएंसी की, जो इससे पहले नहीं थी। तो वो ये चाहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है एलॉन मस्क का नाम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है, स्पेस एक्स में या टेस्ला में जो हम देखते हैं, तो वो एफिशिएंसी वहां पे मौजूद है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम वसाइल के अंदर मैक्सिमम काम करना, यानी वसाइल कम इस्तेमाल किए जाएं लेकिन उसका आउटपुट ज्यादा लिया जाए, इसको एफिशिएंसी कहा जाता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आईटी या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये जो वजारत बनाई गई है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बनाई गई, 2026 तक के लिए, कि ये क्या परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो उसमें ये चाह रहे हैं कि भाई एलॉन मस्क जो है वो एफिशिएंसी लेके आए। और एफिशिएंसी
एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अगेंस्ट में ये सिस्टम है, याद रखिएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, ये जो हायरार्की का सिस्टम है, ये मॉडल है, ये एफिशिएंसी के अगेंस्ट है, क्योंकि एफिशिएंसी में इनोवेशन चाहिए, स्पीड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और चेंज चाहिए। ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी को अनएक्सेप्टेबल है। ब्यूरोक्रेसी कभी चेंज नहीं चाहती क्योंकि उसका मॉडल ऐसा होता है कि वो इनोवेशन की तरफ नहीं जाती, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाती, ई गवर्नेंस की तरफ नहीं जाती। सो अमेरिका के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि ई गवर्नेंस आने जा रही है और ई गवर्नेंस के थ्रू चीजों को मैनेज किया जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी की तवक्को की जा रही है कि हकीकत में ऐसा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलन मस्क साहब वो वाहिद बंदे हैं जो चाइना के सपोर्टर हैं इस पूरी कैबिनेट के अंदर, अगर हम देखेंगे अभी तक। रीजन क्या है कि इनके जो टेस्ला के जो हाउसेस बने हुए हैं, जो ये टेस्ला के असम्बलिंग हाउस है, तो वो सारा बना हुआ चाइना के अंदर का सेटअप है। तो शायद अब वहां पे ये कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, रिलेशंस टू द ट्रम्प चाइना पॉलिसी, रीजनल रिएक्शन टू द चाइना ट्रम्प पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि भाई क्या रिएक्शन इसके ऊपर आएंगे। बेसिकली अब जापान और साउथ कोरिया तो खुश है, क्योंकि जापान जाहिर बात है वो चाइना के अगेंस्ट में है, वो भी खुश है। साउथ कोरिया की बात करें तो वो भी खुश है। ठीक है, तो वो भी फिलहाल खुश हैं और बाकी इंडिया भी शायद खुश हो, लेकिन पाकिस्तान खुश नहीं हो सकता। पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान खुल के चाइना की तरफ नहीं जा सकता। इन पॉलिसी से हमें ये नजर आ रहा है। अच्छा, द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इसके क्या हो सकते हैं जी? ब्रॉडर लेवल के ऊपर अल्टीमेटली चाइना और ये वॉर चलती रहेगी और दुनिया इसी तरह से कोल्ड वॉर के तनाजुर में जैसे तकसीम हुई रही, इसी तरह से तकसीम रहेगी और चाइना अपनी जो है बचाने की कोशिश करता रहेगा, जाहिर बात है। और उसके लिए चाइना क्या करेगा जी? अपने ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। रशिया के साथ भी उसके अलायंसेस आगे बढ़ेंगे, इससे एक मैसेज ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा उससे मैसेज ये मिल रहा है कि वो भी अब कोशिश करेगा कि भाई अपने ब्लॉक को अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज में या एशिया में स्ट्रॉन्ग करे, और खास करके ब्रिक्स के अंदर जो वो नई करेंसी की बात कर रहे हैं, शायद उसकी तरफ भी मजीद आगे बढ़े, क्योंकि अब दुनिया ब्लॉक पॉलिटिक्स में तकसीम हो चुकी है और शायद इसका वापस जुड़ना पॉसिबल नहीं रहा, तो ये इसका असर पड़ेगा। और डायरेक्टली चाइना पाकिस्तान को भी इस बात पर प्रेशराइज करेगा कि भाई $46 बिलियन की मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे साथ काम करो, नहीं करोगे तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पे भी देखना कि पाकिस्तान किस तरह जाएगा। अच्छा, अब यहां पे मिडिल ईस्ट के हवाले से बात करते हैं। ये तो चाइना के हवाले से हमें वाज़ेह हो गया कि भाई हालात खराब होने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हवाले से भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा कंसर्न्स पैदा हो गए हैं एक अपॉइंटमेंट के बाद। क्यों कंसर्न्स पैदा हो गए हैं? क्योंकि इजराइल के जो एम्बेसडर यहां पे भेजे जा रहे हैं, माइक हॉकबी साहब जो हैं, ठीक है, तो ये जो माइक हॉकबी साहब हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्रो इजराइली हैं। ठीक है, एक तो होता है सपोर्टर इजराइल का, सपोर्टर होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक होता है भाई प्रो सपोर्टर हो आप बहुत अगले लेवल पे जाके, इस लेवल पे जाके कि जहां आज आप देख लें जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले में वो ये सोच रहे हैं कि भाई जो जंग वहां पे हो रही है वो जायज है क्योंकि हमास ने गलती की, वो ये मानते हैं। वो समझते हैं कि बच्चों का कत्लेआम जायज है। ठीक है, वो समझते हैं कि जो कब्जा हो रहा है, ठीक है, उसकी जमीन के ऊपर, फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर, वो जायज है क्योंकि वो सपोर्टर ज्यादा हैं। ठीक है, प्रो सपोर्टर हैं, तो इसलिए इनको इजराइल का एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया। अब गो के ये कह के तो ये आए थे कि भाई मैं गजा इजराइल वॉर खत्म करवाऊंगा, लेकिन यहां पे हालात बहुत डिफरेंट साइड पे इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हॉक माइक साहब है, ठीक है जी, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वॉर खत्म हो। ये समझते हैं कि इजराइल का राइट टू डिफेंस है, और ये क्या समझते हैं कि भाई ये कुछ थोड़ा सा ना मजहबी दिमाग रखने वाले हिसाब किताब से, जो हमें जिसे कहते हैं ना ज़ायनिज़्म के लोग हैं जो, ठीक है जी, ज़ायनिस्ट है, ये समझते हैं जी कि ये जो कब्जा है वेस्ट बैंक पे वो बहुत जरूरी है। वेस्ट बैंक वो एरिया है जहां पे फिलिस्तीन है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, तो ये वो बंदा है जो ये समझता है कि ये जमीन भी इजराइल के पास जानी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि टू स्टेट सोल्यूशन, तो दूर की बात है कि दो रियासतें बन जाएं जी, जो मुसलमान जो कह रहे हैं ओआईसी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बंदा तो ये चाहता है कि भाई वेस्ट बैंक भी कब्जे में आ जाए अमेरिका के, ठीक है, या इजराइल के, और वो सारे का सारा उसको ढूंढे। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले ट्रम्प साहब भी जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं जेरूशलेम, इनका कैपिटल तेल अवीव से, ठीक है, और साथ में इनके ऊपर जो है इजराइल खुश भी बहुत हुआ था कि यस ये जीत गए। सो इससे हमें ये लग रहा है कि वाकई में जो है ये ट्रम्प साहब इजराइल के कोई बहुत गहरे जो है मरासिम हैं, और ये शायद जो है इनका कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म का प्लान है। और जैसे इन्होंने पहले जो है वो गोलान हाइट्स वगैरह दी थी, शाम का जो एरिया था वो भी इजराइल को दे दिया था। तो अब जो एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं, ये भी एक मैसेज है इजराइल को कि भाई खुल के मजीद जो करते हो करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, अमेरिका तुम्हारे पीछे खड़ा है।
ठीक है, इससे ये मैसेज जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पे वो इन्वेस्टर अपॉइंट किया जाता जो कि एंटी इजराइल होता तो फिर ये मैसेज था कि वॉर को जाके रोकेगा, लेकिन ये तो मजीद कहेगा कि ठीक है भाई, हमें तो इजाजत मिली है तो आप करो। तो इस वजह से ये थ्रेट पैदा हो गया कि टू स्टेट सोल्यूशन तो शायद अब पॉसिबल ना हो सके, ठीक है, वो नहीं हो सकता। दूसरा ये थ्रेट पैदा हो गया कि ये वेस्ट बैंक में मजीद अपनी सेटलमेंट्स आगे करेंगे, फलस्तीन के मजीद एरिया के ऊपर ये कब्जा करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। इसके अलावा स्टीवन विटऑफ जो है, इसको भी एक अपॉइंटमेंट मिली है जिनको भी मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये एक बिजनेस टाइकून आप कह लें। तो बेसिकली अब इनके हवाले से देखना है कि ये किस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कैसे करेंगे और किस तरह से मामला को देखेंगे। तो मिडिल ईस्ट पॉलिसी अभी वाजे नहीं हुई, लेकिन फिलहाल वाजे यही है कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर जो है लगता नहीं है कि अमन आएगा। फिलहाल तक के जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उससे यही लग रहा है वॉर मजीद आगे जाएगी और मुसलमानों के बीच में और अमेरिका के बीच में मजीद तकसीम बढ़ेगी। फिलहाल खत्म होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब अगर हम बाइडन के साथ कंट्रास्ट करते हैं तो जाहिर बात है बाइडन फिर भी शायद इतना खुल के जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह से इन्होंने खुल के उन लोगों को अपॉइंट कर दिया जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट में है या इजराइल के हक में है। तो यहां पे एक हम डिफरेंस यहां पे ये देख रहे हैं, ठीक है जी, चाइना को भी लेके और इसको भी लेके। तो फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो फिर वो तय करेंगे कि मजीद क्या मामला बनेंगे। लेकिन फिलहाल अब यूक्रेन और रशिया के मामला पे देखना है कि क्या मामला बनेंगे। लेकिन उससे भी एक मैसेज तो जनरेट हो गया, क्योंकि रशिया और चाइना का अलायंस है और चाइना के अगेंस्ट में ये जो है वो अपने लोग भेज चुके हैं। तो उसका मतलब जो चाइना के अगेंस्ट में है अल्टीमेटली वो रशिया के अगेंस्ट में भी होंगे। सो यहां पे भी देखना है कि अब क्या हालात यहां पे बनते हैं। तो ये अभी तक की कैबिनेट हमें बता रही है कि हालात ठीक नहीं है और मुस्तकबिल जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है।